हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं नीलम गुप्ता और मेरी कहानी में आपका स्वागत है। नीलम की कहानी, नीलम की जुबानी बने रहिए आप लोग। तो प्लीज़ जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए और लाइक कमेंट भर की दीजिए। कमेंट में जो प्रश्न आप करेंगे उसका उत्तर हम ज़रूर देंगे उस वीडियो के माध्यम से। और देखिए, फेक वीडियो तो मुझे आता नहीं है। जैसे यूट्यूब पर मेरे बारे में बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के लोग बताते हैं, तो उनमें के तो मैं भूकाल वाला वीडियो नहीं बना सकती हूँ, लेकिन रियल में रियलिटी क्या होती है वो मैं बता सकती हूँ। कि कुछ लोगों के मन में प्रश्न आता होगा कि जंगल में जो डकैत लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं, और क्या जो फिल्म स्टाइल में घोड़ा चलाते दिख रहे हैं या गाड़ी चलाते दिख रहे हैं या ऐसे करते हुए दिख रहे हैं, क्या रियल ऐसे ही होता। तो भाई, मेरे फिल्म और लाइफ से बहुत फ़र्क होता है। तो फाइनली मैं आपको भीड़ की जानकारी सब कुछ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि डकैतों की जीवन भी बहुत संघर्ष भरा होता है। कोई उनकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती है, हर दिन एक दहशत रहती है। तो मतलब आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि मैं देख रही हूँ कि मेरे वीडियो पे व्यू बहुत कम है। कुछ लगता है बहुत लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, मतलब कहानी सुनने में या कहानी देखने में, या हो सकता है मेरा थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा हो या मेरा बोलने का स्टाइल अच्छा ना हो। तो माफ़ कीजिए अगर ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं अपने मन की कहने में क्या बुराई है। तो आगे वीडियो बढ़ाते हैं। आपको पहले दिखा देने, सच में मेरी नस नहीं मिल रही थी ना, उसकी वजह से पूरे हाथ में नर्सन ने सुई लगा लगा के इतना चुभा दिया है कि पूछो मत। तो आगे वीडियो बढ़ाते हैं। बढ़ाने से पहले एक बहन ने कमेंट किया है कि दी आपकी शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज। तो बहन मेरी, मैं ज़रूर बताऊंगी कि मेरी शादी किन परिस्थितियों में हुई हो, लव मैरिज हुई है कि अरेंज मैरिज हुई है, और मेरे पति क्या करते हैं ये भी बताऊंगी। और दरअसल एक लोगों ने मतलब बोला है कि मैडम आप रहती कहाँ हैं। तो मैं भाई, मेरी शादी आजमगढ़ ज़िला में हुई है और आजमगढ़ से मतलब 18-19 किलोमीटर दूर पड़ता है। वही मेरा निवास है और वही मेरे पतिदेव अपना खुद की ज्वेलरी शॉप है उनकी, तो वो अपना अपना बिजनेस करते हैं। तो आगे वीडियो बढ़ाते हैं। जैसे मैंने कल छोड़ा था जहाँ से वीडियो से, कि बीहड़ में मेरे साथ क्या क्या घटना घटी थी। जब जब मैंने बताया कि कुछ लड़कियां जैसे संघर्ष नहीं कर पाती हैं, वो आत्महत्या की तरफ रुख मोड़ लेती हैं और वो मतलब हार जाती है अपनी ज़िंदगी से। तो ऐसी बहनों के लिए मैं हमेशा कहूँगी कि देखिए, हालात कैसे भी हों लेकिन डट के मुकाबला करोगी तो जीत आपकी ज़रूर होगी। और हार गई तो समझ लीजिए जीवन बेकार हो जाएगा, तितर बितर हो जाएगा। और आप एक चीज़ और बता रहे हैं कि जैसे आप अगर कुछ मतलब गलत कर लेते हैं तो आपके साथ साथ आपकी फैमिली जो है ना, परिवार, वो सारी ज़िंदगी दर्द को झेलेंगे कि हमारी इतनी अच्छी बेटी थी, इतनी जवान बेटी थी, इतने साल मेरा पाला पोसा, वो पल भर में क्षण भर में चली गई है। तो उनके मुंह को देखिए और संघर्ष को डट के मुकाबला कीजिए और आप देख लीजिए निश्चय ही आपको विजय ज़रूर मिलेगी। ये मेरा मानना है, ये खुद का तजुर्बा है। अगर नहीं अपने आप को संभालती और नहीं डट के मुकाबला करती तो शायद आज हम भी आपके बीच में ये बोलने के लिए बैठे नहीं होते। और हाँ, एक भाई ने एक और कमेंट किया है कि सरला जी कहाँ है। तो मैंने अगले वीडियो में बताया था कि सरला जी इटावा जेल से काफ़ी लंबे समय जेल काटी है, काटने के बाद छूट गई हैं और काफ़ी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। तो मैंने सुना था कि मतलब मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं है सरला जी से, सरला जाटव से, लेकिन हाँ मैंने ये ज़रूर सुना था कि सरला जी अपने भाई और बुआ के साथ, उनके फादर की डेथ हो गई थी, तो वो अपने भाई और बुआ के साथ गई हुई हैं और उनकी बहुत लंबे से तबीयत अस्वस्थ थी। फिर उसके बाद मुझे एक सूचना और मिली थी, अब वो सच है क्या झूठ है मुझे नहीं पता है, कि सरला हमारे बीच नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि लोग हो सकता गलत कह रहे हो, किसी और को सुन लिया होगा तो बता दिया होगा। तो माफ़ कीजिए अगर सरला के बारे में अगर कुछ और जानकारी मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि सरला जी कहाँ है। लेकिन इतना पता है कि वो अपने भाई और बुआ के साथ जेल से निकल के गई थी। तो आगे वीडियो बढ़ाते हैं। कि जैसे मैंने आपको वीडियो बताया कि हम भी आम लोगों की तरह सोचते तो शायद आज हम आपके बीच नहीं होते। और मैंने सोचा भी था ऐसा कि अब मेरा जीवन का जीने का कोई मकसद नहीं रहा है। मेरी पढ़ाई लिखाई छूट गई है, मेरा सारा बचपन बर्बाद हो गया है।
जिस समय मुझे गुड़िया गुड्डा किताबों से खेलना चाहिए था, किताबें पढ़ना चाहिए था, अच्छा ज्ञान लेना चाहिए था, संसार के बारे में सोचना चाहिए था, और बढ़िया से मतलब कोई अगर पढ़ लिख के जाते तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपके सामने ही है, मतलब कुछ ना कुछ बन जाते, लेकिन नहीं, किस्मत साथ दी है और मेरी सारी इच्छाओं को रोन दिया गया है। और 13 साल की उम्र में हमसे तीबल उम्र के आदमी, तीबल का चौबल आदमी साल की उम्र के व्यक्ति ने हमसे विवाह रचा लिया और दस्यु सम्राट गुज्जर की पत्नी का ओहदा दे दिया गया नीलम गुप्ता को। तो अब जब नीलम गुप्ता को उनकी पत्नी का ओहदा दिया गया है तो ज़ाहिर सी बात उनकी तो हर मनमानी ही मेरा उनकी करना ही, मतलब सब कुछ बर्दाश्त करना ही होगा मुझे, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे मतलब कोई भी हो। तो फिर मैंने अपने आप में उस चीज़ में ढाल लिए, उसी सांचे में डाल लिए कि देखिए अब सब कुछ तो बर्बाद हो गया, तहस नहस हो गया। आज मान लीजिए मैं मरने का मतलब उठा के बंदूक गोली मार लें सर पे टका के, या पहाड़ से कूद के मर जाएं, या नदी में कूद के गिर जाएं, तो मतलब आप हत्या कर लूँ, तो उससे मुझे मतलब कुछ नहीं होने वाला। उनके ऊपर रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो डाकू हैं, उनके अंदर रहम नाम की चीज़ नहीं है ना, वो डाकू हैं, उनके अंदर रहम नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन मैं अपने साथ कुछ करती हूँ ना, तो हमारी जगह फिर कोई लड़की लाई जाएगी, फिर किसी लड़की की इच्छाओं का मतलब रोदन किया जाएगा, उनकी इच्छाओं को मारा जाएगा, क्योंकि उनको तो शादी करके वंश चलाना था। लेकिन कहते हैं विधाता करता वही है जो विधाता ने लिख रखा है। शायद निर्भय की नसीब में वंश लिखा नहीं था, है ना, इसीलिए इतनी पत्नियाँ की, उसके बाद भी उनके कोई औलाद नहीं उनको हुई है, और बिन औलादे की वो चले गए हैं, इस दुनिया को रुखसत हो गए हैं। कहते हैं कि एक बाप अच्छा हो या बुरा हो, मरने के बाद पुत्र ही उनको तार सकता है, या उसके परिवार के। बेचारे ऐसी मौत हुई कि उनके घर के, कहते नहीं, सरकारी कफन नसीब हुआ उनको, तो अच्छा कफन भी नसीब घर का नहीं हुआ। ऐसी बेचारों की दर्दनाक मौत हुई। लेकिन खैर, जो जैसा करता है वो उसको फल वैसा ही मिलता है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो अन्यथा कोई भी हो। तो वही हम जब सोचने लगे कि बताइए, छोटी सी उम्र में अब निर्भय ने तो मेरा वो कर ही दिया, तो हम सोचते कि चलिए छोड़िए। फिर मैंने धीरे धीरे उस गैंग में मतलब मेल जोल बढ़ाना शुरू किया, सबसे बात करना, सबसे चीत करना। लेकिन हमेशा दिमाग में एक बात रखते थे, खटकती रहती थी कि बस मुझे एक मौका का तलाश था, कि एक मौका मिल जाए ताकि हम यहाँ से निकल सकें। लेकिन निकलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा जंगल, उस जंगल की खुफिया रास्ता सिर्फ मेन आदमी को पता होता था। मेरे और तो और बताऊँ कि आपको कि जैसे गैंग के मतलब जितने सदस्य भी थे ना आसपास के, उनको भी वो खुफिया रास्ता नहीं मालूम थी। तो मैं तो एक लड़की हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो फिर मैंने क्या बोलते हैं क्या देखो, जैसे गांव से लोग आते थे ना कुछ सामान देने के लिए, या मतलब राशन पानी गांव के द्वारे माध्यम ही से आता था। तो जैसे वो क्या बोलते रहते थे, तो हमने कहा कि तो जैसे मान लो राशन पानी लगे, तो हम उन लोगों से, बेटा शांत प्लीज़, बेटा गंदी बात नहीं सीखते बेटा। तो जैसे हम डांटेंगे अभी आगे। तो जैसे गांव के लोग जैसे आते थे, तो अच्छा गांव के लोगों को पता है बिगड़ में क्या बोलते थे आपको, उनकी लैंग्वेज क्या थी, जंगल की भाषा, मतलब जैसे कहते हैं ना, उनका शुद्ध नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि शुद्ध नाम लेने से क्या होता है, 4 लोगों के माध्यम से पता चलेगा कि फलाने आते हैं निर्भय गुज्जर के गैंग में, वो आटा दाल चावल मुर्गा मीट मछली सब पहुंचाते हैं, तो पुलिस वाले कहीं उनको ना पकड़ ले। तो इसलिए पता उनको क्या कहा जाता था, अरे यार गाँव से गमैया आए हैं। तो पहले हम भी सोचते थे कि गांव से गमैया का मतलब गांव के लोग आए हुए हैं। तो अच्छा पता है, और एक चीज़ और वहाँ पर बड़ी खासियत थी उस गैंग की, कि जैसे दिन भर एकदम मतलब सुबह से लेकर तो एकदम सब एकदम मुर्दा की तरह लेटे रहेंगे, ना किसी हंसना, ना बोलना, ना बतियाना, ना कुछ, एकदम शांत माहौल रहता था, वातावरण। क्यों कि 11 बजे तक ना हमेशा अटैक का डर लग रहता था कि कहीं पुलिस की और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ ना फट जाए। तो 11 घड़ी के बजे, और फिर जितने भी अपने शेर मतलब विमान में रहते थे, वो सब निकल के बाहर खड़े हो जाते थे कि अब हमसे बड़ा शेर कहाँ कोई है। क्यों
क्योंकि उसी के बाद एक फिर मतलब क्योंकि कहते हैं ना चूल्हा जलाते थे ना बीएड में, तो रोटी वोटी बनाने के लिए तो धुआं निकलता था, तो पुलिस दूर से देख लेगी ना कि वहाँ इतने बड़े जंगल में धुआं कहाँ से निकल रहा है। तो ये सब चीज़ें बड़ी बारीकी से ये लोग देखते थे, सोचते थे, है ना। तो जैसे रोटी बनाने के लिए 11 बजे से रोटी बनना शुरू होती थी बीएड में, आपको बताऊँ, और रात में 8-9 बज जाता था रोटी बनाते बनाते। हाँ बेटा, रागिनी भाभी से कहते जो मम्मा आ रही है, बोल दीजिए। तो जैसे 11 बजे से रात 8 बज जाता था रोटी बनाते बनाते। अब मतलब रोटी अब एक ही लोग रोटी नहीं बनाते, वहाँ पे जितने पकड़े थी सदस्य सब मिल जुल के बनाते थे रोटी। कि जैसे सदस्य खाना खा रहे हैं तो पकड़ बना रही हैं, और जो पकड़ बना रहे हैं तो सदस्य खा रहे हैं, मतलब आपस में सब मिलजुल के खा पीते रहते थे। और निर्भय का एक आदत थी कि जैसे वो रोटी कम खाता था, नॉनवेज बहुत खाते थे। उसका नॉनवेज और दारू में बैक पाइपर उसकी फेवरेट थी। रोटी तो वो नाम मात्र का खाना सिर्फ पसंद करता था, आपको बताना। तो जब मैं भी आई तो भाई उसकी एक आदत और थी कि जैसे मतलब खाना कोई लेके जाए तो उसका कहना यही था कि मेरे लिए ये खाना लेके आएगी, मेरे लिए पकड़ नहीं खाना लेके, मेरे सदस्य नहीं खाना। तो निर्भय का खाना या तो मैं लेके जाती थी और या फिर श्याम लेके जाता, क्योंकि वो श्याम को मतलब बहुत ज़्यादा मानता था। और उसके बाद कहते थे कि शादी करता है आदमी किस लिए करता, कि पति की सेवा करो। अरे पति की सेवा तो तब करूँ जब मैं सेवा करने लायक हूँ। लेकिन फिर भी वही डर के आगे भूत बजता है, तो वही हालत मेरी थी। तो मैं जाके उनको क्या बोलते हैं इतना बड़ा कटोरा रहता था, इतना बड़ा कटोरा जिसमें खाली बकरा, केवल बकरा रहता था, और बकरे का मीट और पूरी मतलब पेटी दारू की, बैक पाइपर और बियर। तो आपको तो मैंने बताया ही कि मैं देखो झूठ तो बोलूँगी नहीं। उसने ऐसा चस्का लगाया तो मुझे भी बियर पीने की बहुत बुरी आदत पड़ गई थी। बियर और नॉनवेज मेरी भी कमज़ोरी बन गई थी। तो फिर उसी के कटोरे में बैठ के मैं भी नॉनवेज खाती थी और बियर टिकाती थी, क्योंकि जो माहौल वहाँ का रहता था, सच बताऊँ, क्योंकि अगर नशे में रहूँगी तो कम लोगों के बारे में सोचूंगी और थोड़ा अपने मन को बदलाऊँगी, क्योंकि घर द्वार वाले तो है नहीं जिससे अपने मन का दर्द कहूँगी। और यहाँ तो आप समझ सकते हो भाई, जंगल है, बीहड़ में कौन किसकी सुनता है, जो मेरी सुनेगा। तो ये सब धीरे धीरे ना बीहड़ की कैसे कैसे ज़िंदगी गुजारती है लोगों के आपको बताते हैं। आप भी सोचते होंगे कि जंगल में डाकू। हाँ, डर का भय जरूर रहता है, क्योंकि निर्भय तो निर्भय का नाम ही भय है, तो सच में उससे भय ही लगता था। अगर वो एक बार अगर बोल दे आँख निकाल के, तो अच्छे खासे आदमी मतलब सूसू कर दे पैंट में। इतना भयंकर उसकी आवाज़, डेंजरी आवाज़ थी, डेंजरी आवाज़ रहे। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे और भी हम आपको मतलब जंगल के बारे में बहुत कुछ बताएंगे कि जंगल में डाकू लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं और कैसे मैंने उनके साथ एडजस्ट किया है, ये सब कुछ बताएंगे। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ भैया, आप लोग मेरा वीडियो को बहुत ज़्यादा नहीं लाइक कमेंट कर रहे हैं, और आप लोग मतलब अगर प्रश्न करेंगे कोई चीज़ का तो मैं उत्तर भी देती हूँ, ऐसा नहीं है। आप देखते हैं वीडियो। बेटा रुको। हाँ बेटा, क्या? ढेर सारी चॉकलेट ला के दूँगी, लेकिन प्लीज़ 2 मिनट। पापा आ जाएंगे। हाँ, पापा आएंगे तो पापा आपके लिए चॉकलेट लाएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे लंबा समय मेरा बीतता गया। तो ऐसे मेरे 4-5 महीना बीत गए। फिर मैंने एक दिन सोचा कि यार रोज़ तो ये होता है, एक जैसे कभी कभी नहीं कि बाहर का माहौल जीने का होता है कि क्या किया जाए। तो फिर हमने एक दिन कहा कि मतलब वो बीहड़ बस खाली जंगल में पैंट शर्ट लाद कर, और इतना। और एक चीज़ बताऊँ, बदमाश लोग एक चीज़ और करते हैं, औरत को पैंट शर्ट खूब पहनाएंगे, बढ़िया से अच्छे से रखेंगे, और उसके ऊपर इतनी ज्वेलरी लाद देंगे कि ये इंसान अपने खुद ना चल पाए, ज्वेलरी का लाद के क्या चलेगा। हाँ, देखिए जीवन जीने के लिए तो वहाँ ओके। तो आपको बता रहे हैं जंगल की विषय की बातें। तो फिर मैंने उनसे जैसे निर्भय से जब मैं गई हूँ उनके पास, तो हम कहे चलो भाई एक बियर तो मतलब आप बोतल पी रहे होगे तो एक हमको भी दे दीजिए। तो हम और सरला वही बैठे रहे। तो सरला बोली कि मालकिन आप भी पिएंगे? अरे भाई पिएंगे नहीं तो मैंने कि जिएंगे कैसे।
जो आदत लगाई वो छूटेगी कैसे। तो भाई नॉनवेज खाए, एक बियर की बोतल मारे और जाके तन्नव लगा के अपने मतलब वहाँ टेंट, जैसे आपको और बता दें कि जैसे आप लोग ये सोचते होंगे कि जंगल में घर जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं खंडर टाइप के घर होते हैं और वैसे बने, ऐसा भाई कुछ नहीं होता है। और खाली पेड़ होते हैं, घने घने पेड़ होते हैं, बहुत ही घने के पेड़ होते हैं कि एक दूसरे थप्पड़ मारो कुछ दिखे ना, ऐसे पेड़ होते हैं। बस उसमें प्लास्टिक का जो टेंट टाइप का नहीं लगा लिया जाता है, ऐसे करके कैंप है वैसे लगा लिया जाता, तो उसे कैंप लगा था, उसी में मेरे बिस्तर टपके लगे थे, जाके हम आराम से सो गए। और कल मैं अपने वीडियो में, और हाँ एक चीज़ और बता रहे हैं भैया, आप लोग अगर मेरे वीडियो से जुड़ना चाहते हो और नीलम की वीडियो को और नीलम की कहानी को बहुत गौर से सुनना चाहते हैं कि बदमाश की लाइफ कैसे रहती है और नीलम ने अपनी ज़िंदगी में कैसे 20 महीना बिताए उनके साथ में, तो मैं वो हर पल आपको ये मतलब दर्शाएंगे। लेकिन प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करेंगे और कमेंट में जो लिखेंगे, जो प्रश्न होगा आप गेड़ के बारे में पूछना चाहेंगे या किसी के बारे में पूछेंगे, मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। लेकिन आजकल देख रहे हैं कि व्यू बहुत कम है, सच में आप लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, है ना। तो अगले वीडियो में और मैं हर वीडियो, अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे वीडियो को आप लोग इंतज़ार करते हैं तो मैं समय नहीं दे पाती हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो मैं एक समय निर्धारित करूँगी। मैं सुबह 11 और 12 के बीच में एक वीडियो शूट करके ज़रूर डालेंगे अपने जीवन की कहानी के बारे में। और जब बिहार से पूरी कहानी बीत जाएगी तो फिर हम आपको जेल के विषय में बताएंगे कि आप लोगों के मन में चलता होगा कि जेल का शब्द लगता होगा कि जेल कैसी होती है, तो उसका भी अनुभव बताएंगे। और उसमें बताएंगे, ये भी ख्वाहिशें बताएंगे कि जेल में वायरिंगें जो होती हैं, वहाँ पे लीडर कैसे होते हैं, वहाँ पर क्या क्या होता है, वहाँ खाने को क्या मिलता है, बनता कैसे, ये सब चीज़ बताएंगे। लेकिन बताएंगे सिर्फ मेरे वीडियो में, आपको हकीकत बताएंगे, आपको एकदम छुपी छुपी कोई चीज़ नहीं है। नीलम की, कैसे कहते हैं, नीलम की कहानी, नीलम की जुबानी। आप लोग बने रहिए और मेरी प्यारी सी बेटी को बहुत सारा प्यार दीजिए। बाय।